नमस्कार दोस्तों, कदम के पद्य मॉड्यूल के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डे 2 पर हैं और आज अगर आपने अपना शेड्यूल देखा हो जो ग्रुप पे शेयर किया गया था, उसके हिसाब से हमें आज साहित्य इतिहास लेखन पर बात करनी है और उसके 4 टॉपिक्स हमें मुख्य रूप से कवर करने हैं। साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसमें शुक्ल पूर्व जो परंपरा थी उसके बारे में हमें बात करनी है, शुक्ल युगीन के बारे में बात करनी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य इतिहास लेखन में क्या योगदान रहा है इस पर बात करेंगे, और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का क्या योगदान रहा है इस पर बात करेंगे। तो ये 4 टॉपिक हमारे आज के कवर आपको करने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एक टॉपिक को कवर करते हैं। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पद्य साहित्य का नया मॉड्यूल शुरू हो चुका है और इसका शेड्यूल टेलीग्राम ग्रुप पर डाला जा चुका है। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं और टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है उससे जुड़कर आप एक नियत समय में हिंदी साहित्य को प्रश्न उत्तर के साथ कैसे तैयार कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है, हर परंपरा हमने जैसे गद्य वद्य में भी देखा था कि कहीं ना कहीं एक प्रेमचंद हुए या जो हमारे प्रसाद जी हुए उनके आधार पर काल विभाजन उनका किया गया है। जो महत्वपूर्ण चरण होते हैं उसके हिसाब से किया जाता है। इसी प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो प्रस्थान बिंदु हैं वो शुक्ल जी ही हैं हर बार की तरह। तो शुक्ल जी से पूर्व, शुक्ल युगीन और शुक्लोत्तर साहित्य इतिहास लेखन के आधार पर इतिहास की हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का विभाजन किया गया है। तो शुक्ल पूर्व अगर हम परंपरा को देखेंगे तो हम पाएंगे कि 2 तरह की यहाँ पर परंपराएं देखने को मिलती हैं। एक है अनौपचारिक, एक है औपचारिक। ये विभाजन आपको पता होना चाहिए। बात कर रहे हैं हम शुक्ल पूर्व साहित्य इतिहास लेखन। उसके 2 विभाजन हुए, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक में मुख्य से जो बिंदु आपको याद रखने हैं वो ये, आप 4 बस नाम याद रखिए और इनका समग्र जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। पहला है भक्तमाल, दूसरा है कालिदास हजारा, तीसरा है कविमाला और चौथा है 84 वैष्णव की वार्ता। ये 4 प्रयास किए गए थे अनौपचारिक हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के, ठीक है। भक्तमाल में क्या बताया गया है? भक्तमाल में क्या बताया गया है कि 200 भक्तों का जीवन परिचय दिया गया है। साहित्य इतिहास लेखन है क्या, ठीक है, कि साहित्य का जो इतिहास है वो किस प्रकार लिखा गया है, किन उद्देश्यों के साथ लिखा गया है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साहित्य का कोई इतिहास लिखेगा तो उसकी एक मूल दृष्टि होगी कि मैं हिंदी के साहित्य को किस रूप में देखता हूँ, मेरा देखने का फ्रेम क्या है, मेरे देखने का चश्मा क्या है, मेरे देखने की विंडो क्या है, मतलब किस फ्रेम में रखकर मैं हिंदी साहित्य के इतिहास को देखूंगा। इस बात को कहा जाता है इतिहास दृष्टि। क्या कहा जाता है? इतिहास दृष्टि। तो ये वर्ड बार बार आएगा, इतिहास दृष्टि। इतिहास दृष्टि का मतलब ये है किस फ्रेम के तहत आप हिंदी साहित्य के इतिहास को देख रहे हैं। जब शुरुआत में लिखा जाएगा तो ये फैक्चुअल होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, साहित्य इतिहास दृष्टि डेवलप नहीं होगी, ये मान के चलिए। तो जो पहली बात तो यही है कि औपचारिक रूप से साहित्य इतिहास लेखन हो ही नहीं रहा है। दूसरा, अनौपचारिक रूप से हो रहा है। अनौपचारिक होगा तो ऑब्वियसली उसमें इतिहास दृष्टि का क्या होगा? अभाव होगा। औपचारिक में भी धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी, डेवलप होगा, उसके बाद इतिहास दृष्टि डेवलप होती हुई नजर आएगी। इसी थीम पर आपको चलना है, ठीक है। तो हम अगेन बात कर रहे हैं शुक्ल पूर्व, अनौपचारिक। 4 मैंने आपको बताया, भक्तमाल, कालिदास हजारा, कविमाला और 84 वैष्णव की वार्ता। ये प्रयास थे अनौपचारिक रूप से, या साहित्य इतिहास लेखन के कुछ अंश हमें इनमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। भक्तमाल क्या है? भक्तमाल 200 भक्तों का जीवन परिचय दिया गया है। कौन है? भक्त। तो भक्त है, इसका मतलब क्या होगा? भक्तों के जीवन की अलौकिक घटनाओं का वर्णन कर जनता के हृदय में उनके जीवन आदर्शों के प्रति आस्था पैदा करना ही रचनाकार का लक्ष्य होगा। देखो, भक्तों की जीवनी लिख रहे हैं तो उनका उद्देश्य क्या होगा? क्या उद्देश्य? वो इतिहास लेखन उनका ध्येय तो नहीं होगा, उद्देश्य तो नहीं होगा। उनका उद्देश्य क्या होगा? सिंपल उद्देश्य होगा कि हम क्या करें,
हम जिस भक्त की आराधना कर रहे हैं उसके प्रति अन्य लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, उनमें आस्था पैदा करें। तो ये क्या होगा, भक्तमाल में ये लिखा गया है। बाकी ये 3 हैं इंक्लूडिंग दिस 4th वन। इनमें प्रॉब्लम क्या थी, एक तो इतिहास बोध का अभाव है, जब तक ये डेवलप नहीं हो ये पॉइंट कॉमन चलेगा। उसके बाद ये केवल जीवन व्रत संग्रह बनकर रह गए हैं, इनमें समय और तिथि का उल्लेख नहीं है। इतिहास लेखन कर रहे हो, इतिहास बिना तिथि के नहीं लिखा जा सकता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इतिहास बोध का अभाव है, जीवन व्रत संग्रह हैं केवल, और समय तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। तो हमने देख लिया क्या, अनौपचारिक इतिहास लेखन शुक्ल के पूर्व। ठीक है, अब बात करते हैं कि शुक्ल पूर्व में औपचारिक इतिहास लेखन में क्या क्या प्रयास किए गए थे। तो इसमें 3 प्रयास किए गए थे। पहला था गारसा द तासी का, दूसरा था जॉर्ज ग्रियर्सन का, तीसरा था मिश्र बंधु का। अब हमें देखना है इनमें क्या क्या प्रयास किए गए थे और इनके प्रयासों में क्या क्या कमियां पाई गई थी। यहाँ की कमी हमने देख ली है। आपको इसी फॉर्मेट में देखना है क्या क्या उनकी अच्छाइयाँ थी या विशेषताएँ थी और क्या क्या कमियाँ उसमें पाई गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। 3 देखने कौन कौन से, गारसा द तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। पहला देख लेते हैं गारसा द तासी। तो ये क्या था, ये एक फॉरेनर थे, उनके द्वारा लिखा गया था। गारसा द तासी उनका नाम था और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसका ओरिजिनल नाम था इस्तेवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। फ्रेंच में लिखा गया, फ्रेंच की भाषा में है। मतलब यही है कि लिटरेचर को इन्होंने लिटरेचर कर दिया, हिंदुस्तानी कर दिया हिंदुस्तानी को। तो ये रटना है भाई, कोई चॉइस नहीं है, इसको आपको रटना है, मुझे तुम रटो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी, फ्रेंच भाषा में था, इसका नाम ये था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, कवियों, कालों एवं रचनाओं का वर्णन किया गया है। तो कवि भी हैं, काल भी हैं और रचनाएं भी हैं। यहाँ पर देखिए काल तिथि कुछ नहीं थी, वो अब आ चुकी है। ठीक है, कवि के बारे में बताया गया, यहाँ पे भक्तों के बारे में बताया गया था, यहाँ पर किसके बारे में बताया गया, कवियों के बारे में। ठीक है, 3000 से अधिक कवियों के जुड़े हुए तथ्यों का कोश है ये। इतिहास दृष्टि का क्या होगा, अभाव होगा। लेकिन एक बात यह है कि जो इन्होंने कवि लिए हैं उसका इन्होंने विस्तार किया है, उनको केवल साहित्य से ना जोड़ते हुए संगीत, विज्ञान, इतिहास, दर्शन, चिकित्सा ग्रंथों की भी जानकारी दी गई है। मतलब जो पुस्तक लिख सकता है किसी भी विषय की हो, उनसे जुड़े हुए इन्होंने कवियों का शामिल अपने जो इतिहास लेखन है उसमें किया है। अब तासी जी का एक दृष्टिकोण है, उनका एक मत है, वो क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी साहित्य और भाषा को लेकर उनका एक मत देखने को मिलता है। ये याद कर लेना, ये एग्जाम में लिखना है, आंसर राइटिंग में लिखना है, जब अभ्यास करेंगे तो ये चीज़ लिखनी है आपको। ठीक है, क्या है मत, हिंदुस्तानी साहित्य का काव्यात्मक महत्व है वह न तो किसी से कम है, मतलब वह तो न तो किसी दूसरी भाषा से कम है और न ही हीन है। मतलब एक संतुलित अप्रोच लेते हुए उन्होंने हिंदुस्तानी साहित्य का महत्व बताया है। ठीक है, तो आसान कोट है, हिंदुस्तानी साहित्य का काव्यात्मक महत्व है, न किसी से कम है न किसी से ज़्यादा है। ठीक है, न किसी से हीन। भाषा को लेकर इनका क्या विचार है, हिंदुस्तानी भारत की सबसे अधिक व्यंजना संपन्न भाषा, सबसे अधिक शिष्ट भाषा भारत के धार्मिक सुधारों की भाषा है। अब देखिए कितना अच्छा कोटेशन है, इसको आप और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन 2 कोटेशंस को आपको याद करना है। ठीक है, पहला कोटेशन आसान है, इसको 1-2 बार याद करेंगे, याद हो जाएगा। तो तासी का मत आपको समझ में आ गया, फ्रेंच में है, कवियों का तथ्यकोश है ये, है ना। वर्णन का क्रम काल क्रमानुसार होकर वर्ण क्रमानुसार है और इन्होंने व्यापक अर्थों में साहित्य को लिया है, सबको शामिल किया गया है। ठीक है, यही चीज़ आगे लिखी है, साहित्य का वृहत अर्थ लिया और इन चीज़ों को भी शामिल किया। ये तो हुई विशेषता है। अब बात करते हैं कि भाई सीमाएँ क्या है। आपको बताओ एक पॉइंट क्या लिखोगे, साहित्य इतिहास दर्शन का क्या होगा, अभाव होगा, बिल्कुल है। अब क्या होगा कि तासी की भाषा, जाति व धर्म संबंधी अवधारणाएं जो हैं वो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति के अनुकूल है। देखो फॉरेनर है तो अब अपना हित तो साधेगा ना, तो वो उसी के अनुसार लिखेगा। धार्मिकता धार्मिक दृष्टि पर हावी है। ठीक है, अब देखो अंग्रेजों की मेन क्या थी, फूट डालो राज करो। ठीक है,
फूट किस में डालो? धर्म में डालो। धर्म में किस में डालो? इस्लाम और हिंदू में फूट डालो। तो यही प्रयास यहाँ भी दिखते हैं। कैसे? देखो, आप देखेंगे, इस्लाम को हिंदू मत से श्रेष्ठ बताना। एक धर्म को दूसरे से कैसे श्रेष्ठ आप बता सकते हो? ठीक है। उर्दू को हिंदी से श्रेष्ठ बताने की कोशिश की गई है। लेखकों का बंटवारा धर्म के आधार पर किया है। मतलब सोच देख रहे हैं आप? तो ये फूट डालो राज करो की ही तो सोच दिख रही है यहाँ पर। पूर्वाग्रह पक्षतापूर्ण रवैया होने के कारण अधिक कवियों का समावेश ये नहीं कर सके और धर्म के आधार पर कवियों का बंटवारा करने का ये प्रयास किया गया था। तो फूट डालो राज करो की नीति ही यहाँ देखने को मिलती है। और दूसरा, इतिहास संबंधी कई तथ्य क्या हैं? गलत है। तथ्य कभी गलत नहीं हो सकते। अगर इतिहास की बात आ जाएगी तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ही होते हैं। तो ये इसकी कमियां रही। मोटी मोटी याद कर लो। एक तो फूट डालो राज करो याद करो, जिससे आपको याद आ जाएगा कि बंटवारा कवियों का भी धर्म के आधार पर किया गया था। इस्लाम को अधिक अच्छा साबित करने की कोशिश की थी, उर्दू को अधिक अच्छा साबित करने की कोशिश की थी। ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिलती है। ठीक है। दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। औपचारिक इतिहास लेखन में पहला हमने पढ़ा गार्सद तासी, दूसरा है जॉर्ज ग्रियर्सन और तीसरे हैं मिश्र बंधु। ठीक है। तो अब जॉर्ज ग्रियर्सन का क्या है? देखो, ये भी फॉरेनर है। गार्सद तासी की तरह ये भी कौन है? फॉरेनर है। और उसी टाइम पे लिखा गया जब अंग्रेज हमारे भारत में थे। ठीक है। तो आपको ये कीवर्ड ध्यान रखना कि हिंदी इतिहास लेखन का प्रथम परिपक्व प्रयास जो किया गया था वो किस में किया गया था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। जब भी आपके सामने प्रश्न आएगा, आपको जो इंट्रोडक्शन है, भूमिका है, वो यहीं से शुरू करनी है। अब देखिए, बहुत प्रथम परिपक्व प्रयास, इस चीज़ को समझो। प्रथम परिपक्व प्रयास क्यों कहा है? तो देखो, पहली बार क्या क्या चीज़ें नई हुई हैं। साहित्यकारों का परिचय काल क्रमानुसार। अभी तक क्या हो रहा था? वर्ण के अनुसार हो रहा था या रैंडम हो रहा था, हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटा जा रहा था। इस बार पहली बार क्या हुआ है? काल क्रमानुसार साहित्यकारों का परिचय दिया गया है। पहली बार काल विभाजन करने का प्रयास किया गया। अभी तक हमने काल विभाजन नहीं देखा था। और पहली बार उन कालों का नामकरण करने का भी प्रयास किया गया है। तो पहला प्रथम परिपक्व प्रयास क्यों? पहली बार परिचय कालक्रमानुसार, काल विभाजन और नामकरण का प्रयास। ठीक है। दूसरा, एक और चीज हुई है यहाँ पर, वो है कि जहाँ से फैक्ट्स लिए गए हैं, तथ्य लिए गए हैं, उसका स्रोत का भी उल्लेख किया गया है। तो ये वैज्ञानिक प्रयास भी पहला है, पहला वैज्ञानिक प्रयास है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, काल क्रमानुसार किया गया, काल विभाजन किया गया, नामकरण किया गया, वैज्ञानिक प्रयास किया गया। काल विभाजन कैसे किया गया? तो इन्होंने 4 भागों में बांटा। पहला चारण काल, मुगल दरबार, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन का हिंदुस्तान। ये देखो, ये पढ़ के आपको क्या फील आ रही है? ये पूरी जो कंपनी शासन था, जो अंग्रेजी शासन था, उसका फ्लेवर लग रहा है कि नहीं लग रहा? मुगल, 18वीं शताब्दी, कंपनी, तो वही उसी के आधार पर साहित्य का काल विभाजन करने का ये प्रयास है। ये कमियों में भी लिखेंगे हम। ठीक है। दूसरा, इनका भाषा संबंधी दृष्टिकोण क्या था? ये संस्कृत, प्राकृत और फारसी को हिंदी से पृथक मानते हैं और इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। तो जब भक्ति काल में आप लिखें तो ये लिख सकते हैं कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन के शब्दों में हिंदी का जो भक्ति काल है वो स्वर्ण युग कहा जाता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो वही निष्कर्ष में भी आपको सेम चीज़ें लिखनी है कि ये पहला गंभीर प्रयास था। अब देखिए कमियां क्या क्या थी। ठीक है। पहले तो इनके हिसाब से भक्ति आंदोलन का जो मूल कारण है वो ईसाईयत में खोजा। इनके हिसाब से क्या था कि ईसाई का जब आगमन हुआ तो पौरुष जो जाति थी वो हताश होगी और हताश होने के कारण उनके भगवान की भक्ति करने के अलावा इनका कोई विकल्प नहीं था। ये इनका मानना है। आगे कोटेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा इसका। ठीक है। तो भक्ति आंदोलन क्यों आया, उसका कारण इन्होंने ईसाईयत में खोजा। विद्यापति की घोर श्रृंगारिक रचनाओं को क्या माना? भक्ति परक माना। विद्यापति क्या है? श्रृंगारिक कवि है। इन्होंने क्या बताया? भक्ति परक बताया। ठीक है। बिहारी को लेके तो ये मतलब फिदा थे उसके ऊपर। विद्यापति को एक तो भक्तिकालीन मान लिया और दूसरा बिहारी पे तो ये फिदा थे। कैसे? उसके काव्य शिल्प से अभिभूत होकर उसे यूरोप के तमाम कवियों से भी बेहतर साबित कर दिया। मतलब इनके हिसाब से बिहारी जैसा कवि तो यूरोप में भी नहीं है। मतलब बिहारी को लेके इनके विचार थोड़े एक्सट्रीम देखने को मिलते हैं। ठीक है।
उर्दू को विदेशी भाषा माना, जबकि हम सभी जानते हैं कि उर्दू की भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से उर्दू का संबंध किससे है, हिंदी से है, विदेशी भाषा नहीं है। तो ये भी इसकी सीमा रही है। और काल विभाजन और नामकरण में क्या देखने को मिलती है, यादृच्छिकता, रेंडमनेस जिसको कहते हैं, वो देखने को मिलती है। तो ये कमियां हुई, क्या क्या याद करो वापस। ईसाइयत में भक्ति का उद्भव को खोजा, विद्यापति को भक्तिपरक कवि मान लिया, बिहारी को लेके विशेष इनके प्रेम देखने को मिलता है, उर्दू को विदेशी भाषा कह दिया, और काल विभाजन और नामकरण में क्या है, रेंडमनेस है, यादृच्छिकता है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से अब याद कर लेंगे आप, तो जॉर्ज गैरिसन भी हो जाता है यहाँ पे। तीसरा जो है वो है मिश्रबंधु। ये अंतिम प्रयास है शुक्ल पूर्व में, और ये भी अच्छा प्रयास था, ये भी वैज्ञानिक प्रयास था। इन्होंने क्या किया, 4 खंडों में ये प्रकाशित हुआ था इनका मिश्रबंधु विनोद। तो ये भाई थे मिश्रबंधु, उन्होंने ये 4 खंडों में प्रकाशित किया था। 5000 से अधिक कवियों के जीवन व साहित्य का इन्होंने वर्णन किया। 5000, सोचिए आप। तथ्यों की प्रामाणिकता का ध्यान रखा है इन्होंने। शुक्ल जी ने भी इनकी तारीफ की है, ये कोटेशन ध्यान रखना है। शुक्ल जी ने भी तारीफ की है क्या, कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्रबंधु विनोद से ही लिए हैं। तो शुक्ल जी ने भी एज ए फैक्ट्स मिश्रबंधु विनोद को अपने इतिहास लेखन में शामिल किया है। काल विभाजन और नामकरण का इन्होंने भी परिपक्व प्रयास किया। क्या क्या नामकरण दिए, आरंभिक, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। देखिए सभी याद नहीं होते, मेरे को भी याद नहीं होते थे, पर मोटा मोटा आपको याद होना चाहिए। आरंभिक, माध्यमिक, अलंकृत, ये हो गया आपका रीतिकाल को माध्यमिक काल कह रहे हैं, इस टाइप से आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, अब इनकी जो दृष्टि है वो क्या है, कि रचना का मूल्यांकन ये तुलनात्मक पद्धति के रूप में करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ये इनका इतिहास बोध है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या लिखेंगे, देखिए इतिहास दृष्टि उतनी परिपक्व नहीं है, लेकिन फैक्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यही लिखना है। इस ग्रंथ का महत्व एक वृहद व प्रमाणिक तथ्य कोश के रूप में है, ना कि इतिहास बोध से संपन्न एक ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में। ठीक है, तो अब तक हम देख चुके हैं क्या, वापस आते हैं। आचार्य शुक्ल पूर्व पूरा देख लिया हमने। अनौपचारिक और औपचारिक में बांटा गया था। अनौपचारिक में 4 थे, इसमें 3 थे, और तीनों सबकी डिटेल हमने देख ली है। अब जो हम बात करेंगे वो क्या करेंगे, शुक्ल युगीन, मतलब शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि पर हम बात करेंगे। शुक्ल जी का क्या मत है, उनकी क्या इतिहास दृष्टि है। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुक्ल जी पे चलते हैं। शुक्ल जी का योगदान। शुक्ल जी ने जो अपना इतिहास बोध है वो नागरिक प्रचारणी सभा के हिंदी शब्द सागर में हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी भूमिका में बताया था कि उनका इतिहास संबंधी दृष्टिकोण क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। साहित्य क्या है, साहित्य क्या है, उनकी इतिहास दृष्टि से निकल के आएगी। पहला सवाल पूछे साहित्य क्या है, तो वो क्या कहते हैं, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियाँ, मतलब इंटरेस्ट, चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। जो जनता का थॉट प्रोसेस होगा, जो उनके इंटरेस्ट होंगे, वही उस देश का साहित्य होगा। अब कहते हैं कि जनता के चित्त, भाई थॉट प्रोसेस जनता का कभी भी सेम नहीं रहेगा, तो वो भी ये कहते हैं कि जनता की जो चित्तवृत्ति हैं ये क्या करेंगी, बदलती रहेंगी। अगर ये बदलेंगी तो जब ये प्रतिबिंबी है तो साहित्य भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। दोबारा देखिए, साहित्य क्या है, जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब, और ये चित्तवृत्तियाँ क्या हो रही हैं, बदल रही हैं। बदल क्यों रही हैं, बदलने का कारण है राजनीतिक, सामाजिक और सांप्रदायिक व धार्मिक। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों की वजह से चित्तवृत्तियाँ क्या हो रही हैं, बदलती रह रही हैं। ठीक है, चित्तवृत्तियाँ बदलेंगी तो साहित्य भी बदल रहा है। ये तो हो गया साहित्य। अब साहित्य इतिहास लेखन का अर्थ क्या है, कि ये साहित्य इतिहास लेखन का अर्थ ये है कि ये चित्तवृत्तियाँ कैसे बदली और उनके बदलने से साहित्य कैसे बदला। ये अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे तो साहित्य इतिहास लिख दोगे। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, एक बार समझ लोगे पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। प्रत्येक देश का साहित्य क्या, जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब। ये बदलेंगी क्यों, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों से। साहित्य इतिहास लेखन क्या है कि ये चित्तवृत्तियाँ कैसे बदली और इनके बदलने से साहित्य कैसे बदला। तो ये इनका इतिहास बोध है। ठीक है, इनका जो इतिहास बोध है वो है प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी। कहने का मतलब क्या है, कि किसी कार्य की व्याख्या निश्चित व वस्तुनिष्ठ कारण के आधार पर करते हैं। ठीक है, साहित्य की व्याख्या उन्होंने 3 आधारों पर की है, समाज,
चित्तवृत्तियों को बनाने वाली स्थिति और रचना का विशेष का समय। इन 3 आधार पर इतिहास बोध इनका डेवलप हुआ। फैक्चुअल मतलब क्या स्थिति है, लॉजिक क्या है, तार्किक क्या है, उसके आधार पर ये क्या करते हैं, किसी कार्य की व्याख्या करते हैं। इसलिए इनका बोध क्या है, प्रत्यक्षवादी, जो देख लिया उसी पे बात करेंगे। ठीक है। इन्होंने फिर क्या किया, काल विभाजन व नामांकन किया। देखिए काल विभाजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सन मुझे कभी याद नहीं रही, आपसे कोई याद हो सकती हैं तो कर लेना, नाम याद करने जरूरी है। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। देखिए 3 तो हमें याद है सिलेबस में, केवल एक वीर गाथा काल, आदि काल का नाम इन्होंने वीर गाथा काल दिया था, बस ये याद रखना है। और इन्होंने ये काल विभाजन दिया है जो आज तक मान्य है। ये 3 काल विभाजन आज तक मान्य है, सबसे बड़ी देन है शुक्ल जी की हिंदी साहित्य को। ठीक है। अन्य क्या विशेषताएं हैं, रचनाकारों की जीवनी लिखने के स्थान पर इन्होंने क्या किया, रचनाओं का मूल्यांकन किया है। ठीक है। मतलब रचनाकार महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी रचना साहित्य में महत्वपूर्ण है। रचनाओं का जो मूल्यांकन करने का जो फ्रेम है, जो चश्मा है, वो क्या है, लोक मंगलवादी व्याकरण। जब हम निबंध पढ़ेंगे शुक्ल जी के तो ये थॉट वहाँ भी आएगा। लोक मंगलवादी से मतलब ये है कि उस रचना से समाज का कितना भला हो रहा है, अगर अच्छा भला हो रहा है तो इनके हिसाब से उनको वो रचना पसंद आएगी। पर इसमें एक कंट्रोवर्सी भी देखेंगे, कबीर को लेके इनके विचार कोई बहुत अच्छे नहीं है ना, जबकि वो लोक मंगलवादी दृष्टिकोण से देखें तो कबीर के विचार सबसे ज़्यादा आधुनिक थे। ठीक है। फिर एक कविता में जो संप्रेषण के जो बाधक तत्व हैं उनका ये विरोध करते हैं। क्लिष्टता जो होती है ना साहित्य लिखने के चक्कर से, जो चमक दमक शब्दों में पैदा की जाती है, उनका ये विरोध करते हैं। तो बुद्धि प्रेरित वक्रता का भी विरोध करेंगे, रहस्यवाद का भी विरोध करेंगे, प्रतीकवाद का भी विरोध करेंगे, और क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग का को भी विरोध करेंगे, क्योंकि इससे मुश्किल होता है, संप्रेषण मुश्किल होता है। तो इनका विचार ये है कि ये बाधक हैं। इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक वर्गीकरण किया, ये हमने यहाँ भी देखा। भक्ति को निर्गुण सरगुण में बांटा है, रीति को रीति का स्वच्छंद धारा, आधुनिक को प्रथम द्वितीय और तृतीय उत्थान में बांटा है। तो इन्होंने काल विभाजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण का प्रयास किया है। तो ये मोटा मोटा है भाई शुक्ल जी का योगदान। अब देखिए सीमाएं देख लेते हैं। देखिए प्रत्यक्षवादी दृष्टि है, अब ये चीज़ समझना अपना, एक चीज़ समझिए, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, ये आपको पता होगा। इनकी जो दृष्टि है वो पॉइंट ऑफ टाइम पर है, प्रत्यक्षवादी है, मतलब एक पॉइंट पर क्या हो रहा है उसी पर मैं फोकस करूंगा। तो ये क्या करेंगे, जब प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण होगा तो न तो रचनाकार के व्यक्तित्व को महत्व दे सके, न परंपरा के तत्वों को महत्व दे सके। परंपरा का मतलब क्या है कि जब कबीर जी ने लिखा तो कबीर जी ऐसे प्रकट नहीं हो गए थे एकदम से, उसके पीछे एक परंपरा चली आ रही थी, जो किसकी थी, सिद्धनाथ परंपरा की थी, जो मैच्योर होकर कबीर के रूप में सामने आती है। इसी प्रकार विद्यापति और जयदेव की जो कृष्ण भक्ति की परंपरा आ रही थी, उसको आगे बढ़ाया था सूर ने। तो एक परंपरा चली आ रही होती है, उसमें उस कवि का, उसके बाद वो एक कवि आता है। इनके हिसाब से कबीर और सूर को ये इंडिपेंडेंट देखते हैं। तो परंपरा के तत्व को ये स्वीकार नहीं कर पाए और रचनाकार के व्यक्तित्व को महत्व नहीं दे पाए। किसकी वजह से, प्रत्यक्षवादी दृष्टि की वजह से। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा, इन्होंने हर बड़ी घटना की व्याख्या युगीन परिस्थितियों में ही की। परंपरा का तत्व तो नकार दिया, तो ये क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम, क्षण, उस टाइम पे क्या हुआ उस पर फोकस करेंगे। तो भक्ति काल के उद्भव में किसकी भूमिका बताई इन्होंने, इस्लाम की प्रतिक्रिया बताई। संत काव्य धारा में सगुण विरोधी दृष्टिकोण पर इस्लामिक एकेश्वरवाद का प्रभाव बता दिया। ये सगुण से प्यार था इनको, है ना। तो लोक मंगलवादी धारणा, तो कौन फेवरेट होगा आप बताइए, तुलसी इनके फेवरेट होंगे, तो बाकी इनको पसंद ही नहीं आएंगे। तो इन्होंने सगुण विरोधी जो भी दृष्टिकोण था ना, उस पर इस्लामिक एकेश्वरवाद का इन्होंने प्रभाव बता दिया। ठीक है। और इसी प्रकार जो प्रेम, जो सूफी काव्य है, उसको बोला कि ये फारसी परंपरा की मसनवी शैली के प्रभाव में ये परंपरा आई है, ये भारतीय परंपरा है ही नहीं। ठीक है। तो थोड़ा बायसनेस शुक्ल जी की थी, किसके प्रति फेवरेटिज्म देखने को मिलता है, प्रबंध काव्य, सगुण काव्य, लोक धर्म, तुलसी, इनके पूर्व के प्रति इनका थोड़ा फेवरेटिज्म देखने को मिलता है। तो बाकी चीज़ों को लेकर इनका दृष्टिकोण थोड़ा विरोधी किस्म का देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, एक तो मुक्तक परंपरा और छायावाद। उस टाइम पे ये तीन महत्वपूर्ण हैं भाई, याद कर लेना और इसको रट लेना। मैं कह रहा हूँ रट लो, मैं मार्क कर देता हूँ MTR,
रेड में करके इसको MTR कर लो, ये चीज़ ज़रूर एग्जाम में लिखनी है। मुक्तक परंपरा को प्रबंध काव्य इनका फेवरेट है, तो मुक्तक परंपरा का महत्व ये नहीं बता पाए। छायावाद जैसे प्रतीकात्मकता का क्या कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं। तो छायावाद को बताइए अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा, इनको खराब लगेगा। तो छायावाद का, जबकि छायावाद हिंदी साहित्य की मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड रहा है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे रचनाएं और बहुत अच्छे अच्छे रचनाकार निकले हैं। तो इसको लेके उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया और कबीर जैसे कवि पर इन्होंने चर्चा नहीं की। तो ये इनकी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे ही भक्तिकाल और रीतिकाल का वर्गीकरण भी इनका क्या है, उचित नहीं है। कैसे, इन्होंने राम भक्ति व हालांकि अभी भी मान्य हो गया है ये, तो अन्य को स्थान नहीं मिल पाता है, ये आज की भी बात सही है। राम और कृष्ण भक्ति दावे में बांट देंगे तो धर्मनिरपेक्ष काव्य हो या कोई और कवि हो तो वो स्थान नहीं पा पाता है, वो समस्या रही है। ऐसे ही रीतिकाल में केवल रीतिबद्ध जो काव्य धारा है उस पर फोकस कर लेंगे, तो उस टाइम पे जो दो और धाराएं प्रचलित थी, जो थी वीर काव्य धारा और नीति काव्य धारा, ये गौण बन जाती हैं। पर ये छोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मान्य है, आज भी ये चीज़ मान्य है। शुक्ल जी का जो वर्गीकरण है वो मान्य है। ठीक है, ये लिख सकते हैं कि वीर गाथा काल, आगे इसका नाम बदल के आदिकाल हो गया, तो इनका नामकरण उचित नहीं था। ठीक है, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि रीतिकाल की शुरुआत ये केशवदास को प्रवर्तक नहीं मानते, जबकि ये वेल नोन एस्टेब्लिश हो चुका है कि केशवदास ही रीतिकाल के प्रवर्तक है, ये चिंतामणि को प्रवर्तक मानते हैं। ठीक है, रीज़न क्या देते हैं इस चीज़ के लिए, बोलते हैं कि ये जो केशवदास जी हैं ये अलंकारवादी आचार्य हैं, न कि रसवादी। जबकि फैक्ट ये है कि केशवदास की रचना रसिक प्रिया पूर्णतः एक रसवादी रचना है। तो इस फैक्ट को ये नज़रअंदाज कर दिया और केशवदास को प्रवर्तक इन्होंने नहीं माना। किसको माना, चिंतामणि को, ये कमी है। और समकालीन साहित्य को इन्होंने जगह नहीं दी, वो प्रेमचंद हो, नाटक हो, चाहे छायावाद हो, ये चीज़ें हमने देख ली। निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, इतिवृत्तात्मकता व इतिहास बोध शून्य परंपरा को एक ही झटके में ठोस परंपरा के रूप में इन्होंने क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। मतलब इतिहास बोध पहले क्या था, शून्य था और वो परंपरा चली आ रही थी, एक ही झटके में ठोस परंपरा के रूप में इन्होंने स्थापित कर दिया। उनके कई निष्कर्ष आज भी मान्य हैं, सही बात है। वैज्ञानिक दृष्टि रही है, प्रत्यक्षवादी दृष्टि रही है और विकासवादी दृष्टिकोण के कारण शुक्ल जी का स्थान साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में सर्वोच्च महत्व का अधिकारी है। ये यहीं पे आपको कंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये हमने शुक्ल जी देख लिए। अब बात करेंगे हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। देखिए, शुक्ल जी के में और हजारी प्रसाद द्विवेदी में कुछ समानताएं देखने को मिलेंगी और कुछ असमानताएं देखने को मिलेगी। सवाल भी आता है कि उन्होंने पारंपरिक ढांचा तो वही लिया और उसके बाद में कुछ बदलाव कर दिया, ऐसे कई सारे सवाल आपने को देखने को मिलेंगे। हमें कैसे समझना है कि क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने समानता शुक्ल जी से समानताएं रखी और कहाँ कहाँ उन्होंने अपने आप को अलग किया, ये चीज़ें हमें देखनी है। ये क्लैरिटी आ जाएगी तो कोई भी उत्तर लिख पाना आपके लिए संभव होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो इतिहास है वो उनकी 3 पुस्तकों में देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य की भूमिका पहली पुस्तक है उनकी, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। देखिए, मुझे याद नहीं होते तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। हिंदी साहित्य का ये कॉमन है, तो ये तो सब में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैंने एक सेंटेंस बना लिया, आदिकाल की भूमिका का उद्भव और विकास। अब एक एक वर्ड को चिपका दो, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। तो ये याद कर लो सेंटेंस, तीनों किताबों के नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनका जो इतिहास दर्शन है, इतिहास बोध है, वो क्या कहता है। तो ये क्या है, परंपरावादी हैं। वो कौन थे, प्रत्यक्षवादी थे, विधेयवादी थे। ये क्या है, ये परंपरावादी हैं। परंपरा कैसे, इन्होंने माना कि जब कबीर आया तो उससे पहले एक सिद्धनाथ की परंपरा एग्जिस्ट करती थी, जब सूर आया तो विद्यापति और जयदेव की परंपरा एग्जिस्ट करती थी। शुक्ल जी का जोर क्या था, वैज्ञानिक वर्गीकरण पर, जबकि द्विवेदी जी का जोर किस पे है, समग्रता पे। जैसे हमने देखा कि बाकी कवि छूट जा रहे थे, रीतिकाल में भी
नीति काव्य धारा ये सब छूट जा रही थी, पर द्विवेदी जी ने कोशिश की कि सबको शामिल कर लिया जाए, है ना। तो शुक्ल जी ने भक्ति का आंदोलन का क्या किया था, उपविभाजन किया था। द्विवेदी जी ऐसे उपविभाजन को नकारते हैं और बोलते हैं नहीं, इसको केवल आप भक्ति काल कहो ताकि सारे कवि इसमें शामिल हो जाएं। इनका काल विभाजन देखिए। अब देखिए, उन्होंने वीरगाथा काल का, इन्होंने क्या कहा, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल और आधुनिक काल तो वो का वो है। इसको इन्होंने भक्ति काल कहा था, है ना, इसको इन्होंने रीतिकाल कहा था। तो अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आदिकाल नामकरण किसका दिया हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया, और बाकी 3 किसके दिए हुए हैं, शुक्ल जी के दिए हुए, जो आज भी मान्य है। ठीक है, ये सन वन याद मेरे से तो नहीं होती थी, आप कर सको तो कर लेना। अब देखिए, इन्होंने क्या कहा, साहित्य की समीक्षा के प्रतिमान, मतलब कोई रचना की जब हम की समीक्षा करेंगे तो उसके जो पैरामीटर्स होंगे, जो प्रतिमान होंगे, वो काव्य शास्त्रीय ना होकर समाज शास्त्रीय होने चाहिए। मतलब शिल्प से की बजाय कथानक या जो विषय वस्तु है वो महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान से देखिए, उनका दृष्टिकोण क्या था, लोक मंगलवादी, मतलब उस रचना का स्थान समाज में क्या है उस पर वो फोकस करते हैं। ये भी क्या बोल रहे हैं, समाज शास्त्रीय। तो बताइए समानता हुई कि नहीं हुई, दोनों का दृष्टिकोण क्या है, एक ही है। साहित्य का एक ही लक्ष्य, एक ही मापदंड है, वो है मनुष्य की ही साहित्य का लक्ष्य है। एक मनुष्य को उस चीज से कितना लाभ हो रहा है, उसके जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है, ये वो लक्ष्य मानते हैं। ये समान मत हो गया। भाषा संबंधी इनका क्या विचार है, इनका भी शिल्प पर क्या होगा, जब विषय वस्तु पर जोर होगा तो शिल्प पर जोर नहीं होगा। इन्होंने अपने काव्य शास्त्रीय मूल्य नए गढ़े, कबीर, लेकिन कबीर को लेकर इनके विचार अलग है। शुक्ल जी ने जहाँ पे उसको अनगढ़ व काव्यात्मकता से रहित भाषा कही, कबीर की भाषा को, द्विवेदी जी ने तो उनको वाणी के डिक्टेटर कह दिया। ये सवाल भी आया हुआ है यूपीएससी में, वाणी के डिक्टेटर, आपको भी शेड्यूल में मिलेगा भी ये सवाल लिखने के लिए, और भाषा के बादशाह कह दिया। तो कबीर को लेकर इनके विचार काफ़ी अलग थे। अब देखिए, भिन्नता को एक बार चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं, दोनों में क्या क्या अंतर है। पहला, सिद्धनाथ जैन साहित्य था, उन्होंने कहा कि यह धार्मिक साहित्य है, तो इन्होंने इतिहास लेखन से ही बाहर कर दिया। जबकि द्विवेदी जी के मत क्या हैं, यदि हम धार्मिक साहित्य को बाहर कर देंगे तो हमें संपूर्ण भक्ति काल को साहित्य क्षेत्र से बात करना होगा। बिल्कुल सही बात है, भक्ति काल भी तो धार्मिक साहित्य है। जब आप सिद्धनाथ को बाहर कर सकते हो तो फिर भक्ति काल को भी बाहर करो। तो ये यहाँ पर कौन सही नजर आ रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल का उद्भव उन्होंने क्या कहा था, इस्लाम के प्रतिक्रिया, इस्लाम आया, उसका कोटेशन यहाँ है, देखो। अपने पौरुष से हताश जाति के पास ईश्वर की करुणा व भक्ति में ध्यान लगाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या है। ठीक है, तो इन्होंने इस्लाम की प्रतिक्रिया माना, जबकि उन्होंने क्या माना था, परंपरा, कि भारतीय परंपरा का स्वतः अनुस्फूर्त विकास है। ठीक है, कबीर के संबंध में विचार अभी अभी हमने डिस्कस का, अनगढ़ का इन्होंने ये कहा, और इन्होंने इसको क्या महानतम कवि कह दिया, वाणी का डिक्टेटर कह दिया, भाषा का क्या कहा, भाषा का बादशाह का। ठीक है, तो ये है। द्विवेदी जी की सीमाएं क्या हैं, अब देखो, परंपरा पर बहुत ज़्यादा है, दोनों के उल्टा कर दो आप, इनकी जो कमियां उधर लिख दो, उनकी कमियां इधर लिख दो। तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, दोनों की कमियां एक दूसरे की तरफ लिखना है, यही होता है भाई। ठीक है, शुक्ल जी का विरोध, निष्कर्ष क्या लिखेंगे, शुक्ल जी का विरोध करने के बावजूद भी मूलतः वही ढांचा स्वीकारते हैं। उनके इतिहास की कुछ सीमाओं का उल्लेख दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी। तो देखिए, हम वापस चलते हैं अपने जो आज के टारगेट थे, फिर आते हैं वापस। हमने अभी तक क्या क्या देखे, ये देख लिया, शुक्ल युगीन देख लिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी देख लिया। अब लास्ट टॉपिक हमारा रह जाता है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए, कर लेते हैं। थोड़ा आप भी पढ़ लीजिएगा ज़्यादा ध्यान से, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है पर पढ़ाना ज़रूरी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लास्ट जो हैं हमारे वो हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, नहीं रामविलास शर्मा है या कौन से हैं हमारे इसमें, देख लेते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हमें देखना है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को हम देखते हैं। तो आखिरी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, बहुत बड़ा वीडियो जा रहा है, मैं केवल महत्वपूर्ण बात इसकी बताता हूँ, बाकी आप खुद से रिवीजन करेंगे। देखिए, आप रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के
हिसाब से सोचिए, शुक्ल जी बहुत अच्छा साहित्य इतिहास लिख चुके हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो भी कमियां रही, पैचेज थे, उनको उन्होंने बंद कर दिया है। अब नया क्या दें, ये चैलेंज है उनके सामने सबसे बड़ा। तो यही है उनकी भूमिका की बहुत ही चुनौती भरा कार्य था जब दोनों का संतुलित इतिहास सामने आ चुका है। लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश की। ये बस लाइन याद रखिएगा, इन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, अपना इतिहास बोध दिया है। ध्यान से समझिए इसको, केवल मैं इसी सेंटेंस से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नोट्स आप पढ़ लीजिएगा। पहला, अभी तक सभी क्या बोल रहे हैं, साहित्य का विकास, साहित्य का विकास, साहित्य का विकास, और विषय वस्तु को अलग से बोल रहे हैं कि एक बोल रहे हैं कि लोक मंगलवादी विचार होना चाहिए, और दूसरा बोल रहे हैं कि काव्य शास्त्रीय मानदंडों पर नहीं, उसको विषय वस्तु के आधार पर उसके प्रतिमान होने चाहिए। ठीक है, तो ये लेकिन क्या करें कि हिंदी का साहित्य का भी और साथ साथ संवेदना का विकास की भी बात कर रहे हैं। संवेदना मतलब उसमें क्या थॉट प्रोसेस है, क्या उसकी विषय वस्तु है। और एक शब्द जो है विकास, विकास हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसमें परंपरा का महत्व भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि विकास सडन नहीं होता, एक पॉइंट पर नहीं होता, पीरियड ऑफ टाइम लेता है। तो ये विकास का कॉन्सेप्ट ही वो यहीं से आता है। तो इन्होंने दोनों को मिलाकर एक नया दृष्टिकोण देने की कोशिश की है। ठीक है, अब ये नोट्स आप खुद पढ़ेंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप पढ़ लेना। कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उस दिक्कत को देख लूँगा। कल हम अगले टॉपिक्स पर आएंगे। डे 3 के टॉपिक्स मैंने मार्क कर रखे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। मुझे लग रहा है वीडियोस थोड़े बड़े हो रहे हैं, पर कोई चॉइस नहीं है, बहुत संक्षिप्त में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी इतना बड़ा वीडियो हो ही जा रहा है। आप जुड़िए। मैं कह रहा हूँ हिंदी साहित्य इतना मुश्किल नहीं है, शुरुआत में मेहनत लगती है, मेरे को भी लगी थी, आपको भी लगेगी, लेकिन ऐसा गाइडेंस अगर हमारे पास अवेलेबल होता तो हमारी मेहनत आधी हो जाती, जो मैं आपकी मेहनत आधी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितना टारगेट दिया जा रहा है, अगर पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे, पर कम से कम ये वीडियो ज़रूर देख लिया कीजिए। मैं बता रहा हूँ आपकी आधी समस्या तो वहीं सोल्व हो जाएगी, कुछ ना कुछ चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी, या वीडियो देखने के बाद जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएंगे। जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप आराम से टेलीग्राम ग्रुप पर आइए, वहाँ से शेड्यूल उठाइए। अब तो आंसर राइटिंग भी हमने शुरू करा दी है, कॉपी चेकिंग की भी सुविधा उपलब्ध करा दी है, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।